अच्छा देखो, अगर कोई एटम अगर ऐसे लिखा हुआ है, मान लो तो क्या इंफॉर्मेशन मिलती है इससे, बताओ? ये क्या लिखा हुआ है? सर मास नंबर, और ये एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। तो हम बोल सकते हैं ना कि इसका जो मास नंबर है या एटॉमिक वेट जो है, ट्वेंटी 27 है, सही ना? यस सर। और एटॉमिक नंबर 13 है, सही है ना? यस है सर। ना? ठीक है। अच्छा, जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके बराबर होता है? प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन सही है ना? अच्छा, जो एटॉमिक वेट होता है वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है ना यहां तक? ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया ना? यस सर। यस सर। तो इसमें कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन और कितने न्यूट्रॉन है? तो 13 सर प्रोटॉन, 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन, 13 इलेक्ट्रॉन, एंड 14 14 न्यूट्रॉन। ठीक है, 13 प्रोटॉन, 13 इलेक्ट्रॉन और 14 न्यूट्रॉन, सही है ना? यस सर। अच्छा, यस सर। अब देखो, ये जो एटम होता है ना, एटम को सबसे पहले बोर्स ने एक्सप्लेन किया बहुत डिफरेंट तरीके से, बोर्स मॉडल। और भी बहुत सारे मॉडल थे जो तुमने 9th-10th में पढ़े होंगे। अभी डायरेक्टली अपने को बोर्स मॉडल से स्टार्ट करना है 11th में। तो ये देखो, एक एटम है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कौन से लोग रहते हैं बताओ? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहते हैं, है ना? यस सर। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट सेल में होता है। हाँ, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो देखो यहाँ पे रोटेट करता है इसके सराउंडिंग। मान लो ये आर है रेडियस, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे देखो v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, ठीक है ना? ठीक है। यस अच्छा, सर। चार्ज प्रोटॉन पे कितना होता है? 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। प्लस ई बोल सकते हैं ना? यस सर। यस सर। ठीक है ना? और चार्ज उस पे कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे? तो नेगेटिव। नेगेटिव माइनस ए। माइनस ई। और न्यूट्रॉन पे कितने का चार्ज होता है? तो नो चार्ज। नो चार्ज। कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, एकदम अच्छा होता है। अब अगर मान लो एटॉमिक नंबर, ये जिस एटम की हम लोग बात कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर अगर उसका जेड है, तो न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा?
पॉजिटिव। अगर एटॉमिक नंबर जेड है तो न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होगा? बोलो, न्यूक्लियस में कौन कौन से लोग हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, है ना? यस सर। तो अगर एटॉमिक नंबर जेड है तो न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज आएगा? पॉजिटिव। हाँ, मतलब पॉजिटिव कितना चार्ज आएगा? पॉजिटिव तो आएगा, वो पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? तो जेड। जेड ही है ना? कितना होगा वो पॉजिटिव चार्ज बताओ? तो जेड पॉजिटिव। जेड ही, एटॉमिक नंबर है ना जेड, तो एक प्रोटॉन पे प्लस ही चार्ज होता है, तो जेड प्रोटॉन में कितना चार्ज होगा? जेड ही, सही है ना? जैसे देखो ना, अगर एटॉमिक नंबर 10 है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए? 10 हुए, है ना? यस सर। अगर एटॉमिक नंबर 10 है तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए? 10 हुए। तो एक प्रोटॉन पे अगर यस सर। प्लस प्लस ही है तो 10 पे प्लस 10 ही हो गया ना? समझा? यस सर। अच्छा यस ठीक सर। है, यहाँ तक नोट कर लो पहले अपनी नोटबुक में, फिर आगे बताता हूँ। ये अच्छे से इतना लिख लो पहले। चले बढ़े आगे, नोट कर लिया? यस सर। अब दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है, क्या वो तुम्हें पता है कैसे निकालते हैं? जैसे देखो, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस है मान लो R। तो इनके बीच में फोर्स तुम जानते हो कैसे निकाला जाता है कोई? यस सर। Sir, K Q1 Q2 ये upon R Q1 square Q2 upon R by Coulomb's square। law. हाँ, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहाँ पे K किसके बराबर होता है? 1 अपॉन, 4 पाई ई साइलेंट नॉट हाँ, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 के पावर 9। 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। समझा यहाँ तक? अब ये जो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा था, न्यूक्लियस इस पे कितना फोर्स लगाएगा? देखो ये मैं लिख रहा हूँ, तुम लोग को समझ में आ रहा है कि? देखना, जेड ई ये देखो, समझा ये जो लिखा? इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगाया, ये जो मैंने लिखा, समझा? देखो, Q1 की जगह क्या लिखा? Q1 की जगह E ले लिया, Q2 की जगह क्या ले लिया? जेड ले लिया। बोलो ना। यस सर। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? साक्षी समझा? नहीं समझा सर, लास्ट स्टेप नहीं समझा। देखो ना, Q1, तुमको एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स निकालना है, तो तुम्हें फॉर्मूला देखो बताया ना कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है?
k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है ना? Yes, sir. तो फिर k की जगह आप देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन पुट कर सकते हैं, तो k की जगह हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन पुट कर दिया। उनके बीच की डिस्टेंस r है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, तो वो हमने r डाल दिया। q1 की जगह हमने ZE लिख दिया और q2 की जगह हमने E लिख दिया। Yes, sir. Clear. Sir, F सबको naught. क्लियर है? हाँ, Sir, what is F naught? एप्सिलॉन मीडियम का, इसकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। इसकी वैल्यू भी अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो, k का वैल्यू वो है क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन। हाँ, k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 इंटू 10 के पावर 9 है। तो एक काम करो तुम लोग, जरा इसकी वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आएगी, जरा कैलकुलेट करो तो बताओ, सॉल्व करिए कितनी आ रही है। 2 मिनट लगेगा, कैलकुलेट कर लो। इसको बोलते भी क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। कितना किया किसी ने सॉल्व? So 8.85 into 10 to the power -11. सॉल्व करने पे आएगा 8.85 इंटू 10 के पावर -12। मतलब वैक्यूम में दो चार्ज पार्टिकल के बीच में एक ये फैक्टर आता है, और किसी मीडियम में ये वेरी करेगा, तो ये पूरा कांस्टेंट की तरह लिया जाता है। तो k की जगह हम 1/4 बाई एप्सिलॉन लिख सकते हैं, जो कि 9 इंटू 10 के पावर 9 होता है। अभी तक क्लियर हुआ ना सब? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा, ये नोट डाउन कर लो सब अपने नोटबुक में अच्छे से, ये तुम्हारे फिजिक्स में भी काम आ जाएगा। 12th का जो पहला टॉपिक है वो यही होता है, तो अभी तो केमिस्ट्री में काम आता है, बाद में ये 12th में तुम्हारे फिजिक्स में भी काम आ जाएगा। इस लॉ को क्या बोलते हैं सोनाक्षी? दो So चार्ज Coulomb's पार्टिकल, law. The Coulomb's law. कूलॉम्स लॉ। Yes, sir. ये हमारा कूलॉम्स लॉ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फोर्स लग रहा है दो पार्टिकल के बीच में, ये सेंटीपिटल फोर्स है। Yes, sir. तो हम F इक्वल टू mv² बाई r भी लिख सकते हैं ना, है ना? Yes, sir. तो देखो पहली इक्वेशन हमारी बन गई। ये सब नोट कर डाउन कर लिया ना? मिटा दूं ना मैं ये? हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। सर ये mv²/r एक बार और बताइएगा सर। होता ही क्या है ना कि अगर कोई बॉडी अगर सर्किल में मोशन करती है ना, v वेलोसिटी से अगर किसी सर्किल में मोशन, सर्कुलर मोशन करती है, तो जो इस पे फोर्स लगता है ना, वो mv²/r होता है। इस फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। 9th में एक टॉपिक पढ़ा होगा तुमने, सर्कुलर मोशन, फिजिक्स sir. में, Yes, उसमें sir. तुम्हें बताया गया होगा, याद आया? Yes, sir. हाँ,
क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो देखो ये अपना एक पहला इक्वेशन आ गया, ये सब नोट डाउन कर लो अच्छे से, फिर आगे बढ़े। हम लोग ये इक्वेशन डेराइव कर रहे हैं बोर्ड मॉडल का। लिख लिया? बढ़ सकते हैं आगे? यस सर। Yes, sir. अच्छा ठीक है, देखो ये पहली इक्वेशन आ गई। अब एक दूसरी इक्वेशन थी जो बोर्ड ने दी थी, उसको बाद में मैं डेराइव करके भी तुम्हें दिखाऊंगा। दूसरी इक्वेशन उन्होंने दी, ये आपकी पहली इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन थी हमारी कि ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है क्या? mv स्क्वायर। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला पीयूष सही से बताओ। mv। m इंटू वी। यस तो सर। एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते थे, याद है किसी को? एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते थे? सोनाक्षी याद है? नहीं सर, थोड़ा भूल रही हूँ सर, स्ट्राइक नहीं कर रहा है। अच्छा देखो, और एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, एम वी और उस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या हो गया एम वी आर। मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, समझा? Yes, sir. तो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में एम वी आर होता है वो बराबर होता है एन एच अपॉन 2 पाई, जहां पे देखो एन क्या होता है, ऑर्बिट नंबर, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट तो n इक्वल टू 1, सेकेंड ऑर्बिट n इक्वल टू 2, थर्ड ऑर्बिट n इक्वल टू 3। जैसे तो कोई तुमसे पूछे कि फर्स्ट ऑर्बिट का ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो क्या हो जाएगा h अपॉन 2 पाई, है ना? यस सर। अब यहाँ पे h क्या है, देखो h नहीं पहचान रहे हो ना, h क्या है, h भी देखो, h कांस्टेंट होता है, प्लैंक कांस्टेंट। और h की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, कांस्टेंट h। तो देखो अगर कोई पूछ रहा है कि n इक्वल टू 1, मतलब k ऑर्बिट का, k का मतलब n इक्वल टू 1, उसका ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो कितना हो जाएगा h अपॉन 2 पाई। l का कोई पूछ रहा है, मतलब n इक्वल टू 2, मतलब h अपॉन पाई। m का कोई पूछ रहा है n इक्वल टू 3h अपॉन 2 पाई। कोई n का पूछ रहा है n इक्वल टू 4। समझ लो ना कैसे बताएंगे? 2h बाई पाई। हाँ, समझा? यस सर सर। हमें यहाँ पे कभी h या पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, h या पाई रखने की वैल्यू की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा हुआ जो तुमसे कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है तो वो फिर वैल्यू पुट करके तुमसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ओके सर। सोनाक्षी, एंट्रेंस एग्जाम तो देखो ऐसा होता है ना कि वहां पे वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, समझा? यस सर। हाँ, तो अगर कोई ऐसा हुआ जिसको इंटरेस्ट है कि तुमसे कैलकुलेशन खूब सारा करवाना है उसको, तो वो फिर क्या करेगा, पूछ लेगा। ओके सर। इन जनरल नहीं पूछते हैं, ठीक है? यस सर। यहां तक सबको समझ में आया? अगर कोई है जिसको समझ में नहीं आया तो ईमानदारी से पूछो।
कुछ बच्चे नए आए हैं, पुराने वाले तो जानते हैं कि हम लोग डाउट डिस्कस करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, पूछ सकते हैं। जो बच्चे नए आए उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो। प्रसीद बोलो। सर समझा सर। संस्कृति, संस्कृति का ऑडियो नहीं है। अनुप्रिया बोलो। यस सर। समझ रहे हो? यस सर। अनन्या तुम कहाँ गए थे 2 क्लास से? तो मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया था, वो बारिश हुआ था तो वो सारा मतलब सर्वर इधर का मतलब मेरे घर का वो टूट चुका था, तो अच्छा अच्छा, कोई क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रहा। ठीक है, अभी ठीक हो गया ना? यस सर। ठीक है। दुहिता। यस सर समझा। अच्छा, कोई है बच्चा जो नहीं समझ रहा है तो पूछो ईमानदारी से। शिखर बोलो। Yes, शिखर sir. Yes, sir. समझा? Yes, sir. शास्त्री यस सर समझा। समझा आपको? यस पक्का? यस सर। अच्छा ठीक है, चलो फिर मैं सब बोल रहे समझा तो अपन आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो हमारे पास 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये। 2 इक्वेशन है ना, हमें वेलोसिटी और रेडियस निकालना है। तो रुको दिखाता हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? तो देखो तुम्हारे पास 2 इक्वेशन थी। एक इक्वेशन थी तुम्हारी mv² / r इक्वल टू ZE² 4 पाई। एक इक्वेशन ये थी तुम्हारे पास, और एक इक्वेशन तुम्हारे पास देखो ये थी। जो भी कांस्टेंट आए थे वो सारे तुम पहचानने लगे हो अभी। ये सब तुम्हारी लाइफ में नए कांस्टेंट आए हैं। जैसे देखो ये h नया आया, प्लैंक कांस्टेंट, ये तुमने पहली बार सुना होगा। तो इन कांस्टेंट को, ये बहुत अच्छे होते हैं, कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। बस तुमको ध्यान में रखना है कि ये लोग होते क्या है। पेपर में इनकी वैल्यू भी दी रहती है, तो ये ऐसा भी नहीं कि तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा। ये तुम्हें याद भी हो जाता है, और याद नहीं है तो टेंशन नहीं लेना, पेपर में वो लोग देते हैं कि इसकी वैल्यू इतनी होती है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, सर ठीक है? प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दिया रहता है ना? हाँ, जितने भी पेपर में जितने भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना, सबकी वैल्यू वो लोग देते हैं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट रहता है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट पता रहे। मतलब रट्टा पे ज्यादा वो जोर नहीं देते हैं, समझा? ओके सर। हाँ, तो जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं वो सारी वैल्यू आपको दे देते हैं। बस वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कहाँ पे यूज करना है वो तुम्हें पता रहे, समझा? यस सर। हाँ। अच्छा देखो, अब ये 2 इक्वेशन आ गई। अब इस 2 इक्वेशन से हमको वेलोसिटी और रेडियस निकालना था सॉल्व करके। बेसिकली यही बोर मॉडल था। बोर ने वेलोसिटी और रेडियस सबसे पहले निकाल के बताया, डेराइव करके। तो देखो, इन दोनों से मैं तुम्हें निकाल के बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहां से r की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दूं, चलेगा ना? इस इक्वेशन से मैं r की वैल्यू निकालता हूं, तो यहां से अगर r की वैल्यू निकालूंगा तो देखो मुझे क्या आएगा, NH/2 पाई मास इंटू वेलोसिटी आएगा। समझा क्या किया? Yes, sir. सर अब इसको उठा के मैं इस वाली इक्वेशन में डालता हूँ। इस इक्वेशन में अगर मैंने डाल दिया तो देखो क्या आ जाएगा, mv² ZE² 4 पाई एप्सिलॉन सही है? सही है ना? यस सर। अब देखो v से v कट गया, पाई से पाई कट गया, तो देखो फाइनली आया क्या, मैं लिख के दिखाता हूँ। v इक्वल टू 2 से मैंने ये 2 काट दिया, तो v क्या आ जाएगा, ZE², m से m कट गया,
देखो ये वेलोसिटी आ गई, दिख रहा है तुम लोग को? Yes, sir. इतना नोट करो, इतना डेरिवेशन नोट करो अपनी नोटबुक में, और फिर ये जो वेलोसिटी तुमने निकाला है ना उसको रेडियस वाले में डाल दो और रेडियस में निकाल लो। लिख लिया? यस सर। तो देखो आर कितना आएगा, आर देखो एन एच 2 पाई एम, और वी की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, सही है ना? जेड ई स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 एप्सिलॉन एन एच। तो ये 2 से 2 फिर कट गया, तो देखो आर कितना आ गया, आर आ गया v की जगह तुमने जेड ई स्क्वायर, तो ये कट गया तो क्या आ गया एप्सिलॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई एम जेड। समझा ना? ये आर की वैल्यू आ गई है ना? Yes, sir. अब देखो ये तो डेराइव इसलिए किया ना कि तुम्हारे स्कूल में डेरिवेशन पूछ सकता है। अब काम की बात देखो, ये देखने में डेरिवेशन के बाद ये फॉर्मूला थोड़ा खतरनाक लग रहा है, लेकिन हम लोग के लिए आसान हो जाएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, सारी कांस्टेंट वैल्यूज में डाल देते हैं। तो कांस्टेंट वैल्यू का मतलब देखो एप्सिलॉन की वैल्यू तुम्हें पता है ना? और एच की वैल्यू तुम्हें पता है ना? बोलो, एच की वैल्यू पता है ना? Yes, तुम, sir. हाँ, तुम्हें ई की वैल्यू भी पता है, तुम्हें एम की वैल्यू भी पता है, तुम्हें पाई की वैल्यू भी पता है। तो सब सारे कांस्टेंट डाल देते हो ना, तुम्हारा फॉर्मूला देखो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आर इक्वल टू
0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। तो देखो ये तुम्हारे रेडीमेड फॉर्मूला बना दिया जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम में क्या होता है 10 की पावर -10 मीटर। तो तुमको यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। ऐसे देखो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला भी हमारे लिए आसान सा हो जाएगा। ये वाली वैल्यू पुट कर दें, ये तो फिर क्या हो जाता है, ये 2.18 इंटू 10 के पावर 6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। समझा? ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। समझा? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सब अच्छे से? यहाँ पे Yes, जो sir. मास लेना है वो किसका मास ले रहे हो तुम? यहाँ पे जो m आ रहा है वो किसका m आ रहा है? So electron. इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बाय द वे? So 9.1 into 10 के power -31 kg. हाँ, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख देता हूं मैं 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg। अच्छा ये चीज बताओ कि अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज कर देंगे तो रेडियस ऑफ वेलोसिटी में किस पे फर्क पड़ेगा? अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने मान लो चेंज कर दिया तो Radius पे. रेडियस पे, क्योंकि देखो रेडियस जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, दिख रहा है, मास पे डिपेंड करता है, दिख रहा है ना। Yes, sir. लेकिन वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम मास चेंज कर दोगे। समझा? तो सर इसका मतलब ये है कि अगर मास कुछ भी हो तो वेलोसिटी सेम ही रहेगी उसके ऑर्बिट में। हाँ, मास कुछ भी रहे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम रहेगा। समझा? यस सर। लेकिन तुम मास चेंज करवाओगे इलेक्ट्रॉन का तो उसका रेडियस चेंज हो जाएगा। समझा? यस सर। Yes, sir. तो ये स्टेटमेंट में लिख लो रेडियस डिपेंड्स अपॉन मास, ब्रैकेट में लिख लो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m, बट इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। यहां तक लिख लिया, अपन आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। अच्छा, अब देखो तुमने जो दो चीजें डेराइव करी ना, तुमने दो चीजें निकाल ली डेराइव करके। R तुमने निकाल लिया 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड, और वेलोसिटी तुमने निकाल ली 2.18 इंटू 10 के पावर 6 जेड बाई एन। देखो तुमने ऐसा डेरिवेशन किया था। अब देखो जो तुमने डेरिवेशन किया था उस डेरिवेशन में तुमने कंसीडर क्या किया था, बस बताओ। बस एक ही इलेक्ट्रॉन लिया था ना यहाँ पे, है ना। यस सर। Yes, sir. लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं होंगे, एटम में तो और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे। जितने प्रोटॉन होते हैं इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। Yes, sir. लेकिन बोर्ड ने डेराइव किसके लिए किया? एक ही इलेक्ट्रॉन। यही उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था।
कि उसने डेरिवेशन जो भी किया, जो भी उसका डेरिवेशन था वो वैलिड फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओनली। मतलब उनका बोर का डेरिवेशन बस किसके लिए बताओ? हाइड्रोजन। एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 1 इलेक्ट्रॉन्स के वन इलेक्ट्रॉन लिए। सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। He के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए He प्लस के लिए वैलिड है। समझा? यस सर। Li 2 प्लस के लिए वैलिड है। Li के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2 प्लस करने का मतलब क्या? 2 इलेक्ट्रॉन हमने विड्रॉ कर लिया, है ना? समझा? यस सर। Be 3 प्लस, B प्लस 4, C प्लस 5। ये देखो सारे 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले स्पीसीज है ना? यस सर। अच्छा, और ये जो देखो एक चीज और नोट करो, ये जो वैल्यू है ना 0.529, इसको अपन क्या नाम देते हैं? बोर रेडियस बोलते हैं। जीरो 0.529 को क्या बोलते हैं अपन, बताओ? बोर रेडियस। बोर रेडियस। ये सब अच्छे से इतना नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। पहले ये सब अच्छे से नोट कर लो अपनी नोटबुक में। सर आप पिछला स्लाइड एक बार दिखाएंगे? पीछे आ जाते हैं, रुक जाओ। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। लिख लिया, आगे बढ़े। Sir, I have studied that radius is equal to 0.53 n square upon z. So is it okay? 5 to 9 को अप्रोक्सीमेट करके 0.53 लिख सकते हो आप। समझा? Yes, sir. So the numericals would be correct. हाँ, मतलब 0.529 परफेक्ट है, लेकिन इस अगर ये लिखोगे तो थोड़ा सा तुम्हारे आंसर में चेंज आएगा। 0.01 का तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। समझा? समझा सर। Yes, sir. ये फॉर्मूला तुम्हें यूज करना चाहिए, ये सही फॉर्मूला है। ये अप्रोक्सीमेशन लिया है किसी ने, तो इससे आंसर पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अप्रोक्सीमेशन नहीं है। परफेक्ट आंसर तुम्हारा इससे आएगा। लिख लिया, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। यस सर। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करो, छोटा सा। देखो, कैलकुलेट वेलोसिटी। लिख लिया, बोलो। कैलकुलेट velocity and radius
of electron for beryllium and n equal to 4. सर एक बार और रिपीट करेंगे? Calculate velocity and radius for beryllium and n equal to 4. सर हो गया। हो गया, बताओ कितना आया? सर वेलोसिटी 2.18 गया। इंटू 10 के पावर 6 और रेडियस आ रहा है 0.132। ठीक है, और लोग बताओ आंसर। तुम्हारा आंसर गलत है, लेकिन पीयूष देखो क्या गलती की है, अपनी गलती मेरा ढूंढो। अलग हाँ बताओ तुम्हारा क्या आंसर है सोनाक्षी? आ रहा है। सर रेडियस आ रहा है 2.116 और सर वेलोसिटी आ रही है 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6। सर सही है? नहीं सोनाक्षी, गलती करी आपने भी। सर दोनों में? हाँ, कौन बताएगा सही आंसर? सर रेडियस 2.16116 आएगा। सर मेरा भी है। अरे तुम एक बात बताओ, क्या बेरिलियम के लिए तुम लोग फॉर्मूला लगा सकते हो क्या? नो सर, सर ये तो No, सिर्फ sir. 1 इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है। वहां पे तो कोई लगा ही नहीं सकता ना। यस सर। फॉर्मूला ही वैलिड नहीं है बेरिलियम के लिए। लगा ही नहीं सकते ना हम। समझा सबने? बेरिलियम पे नहीं लगा सकते Yes, ना, sir. 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है ना। तो क्वेश्चन क्या होना चाहिए था, यहाँ पे तो तुम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तुम्हारा आंसर क्या कि सर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो तभी वैलिड होगा जब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, मतलब जब मैं तुम्हें B+3 देता। समझा पीयूष? समझा? यस सर। बीई के लिए तुम निकाल ही नहीं सकते। फॉर्मूला किसके लिए? 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ना। अब चलो हम रेडियस निकालते हैं। रेडियस इक्वल टू n² बाई जेड
होता है, जेड एटॉमिक नंबर होता है, एन ऑर्बिट नंबर होता है। तो क्या हो गया 0.529, एन की वैल्यू कितनी दी है 4, तो 16, B+3 का एटॉमिक नंबर 4 होता है बाई 4, तो 0.529 इंटू 4, टू पॉइंट 116। यस सर, इतना ही आ रहा था सर। तो गलत आ रहा था ना, बेरिलियम का तुम्हारा आ रहा था ना, समझा? यस सर। बेरिलियम का तो तुम पीयूष निकाल ही नहीं सकते हो ना। यस अच्छा, वेलोसिटी निकालते हैं, 2.18 इंटू 10 के पावर 6 Z4 बाई 4, वेलोसिटी कितनी आ गई 2.18 इंटू 10 के पावर 6, समझा? यस सर। अच्छा चलो सेकंड क्वेश्चन लिखो, इस बार कोई गलती नहीं करेगा। कैलकुलेट वेलोसिटी एंड रेडियस, calculate velocity and radius for third cell, calculate velocity and radius for third cell of lithium। होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। इसने चेक बॉक्स भी डिलीट कर रखी है। समझा ना क्यों नहीं होगा? यस सर। यस सर। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं है ना, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है ना। Yes, sir. देखो सबको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे बोल नहीं रहे, ये गलत बात है। शांति से बैठने से चीजें नहीं आती, आपको पूछना पड़ता है। और रुको मैं एक पूछता हूँ, अनन्या तुम्हें समझ में आ रहा है? यस सर। पक्का? यस सर। Yes, अनुप्रिया तुम्हें समझ में आ रहा है? Yes, sir. दुहिता? Yes, sir. कर्णवीर? यस सर। प्रसीद? yes, अच्छा, तो सबको समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा ना कि लिथियम का हम क्यों नहीं निकाल सकते हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो सही बोला। तो अपन अभी क्या करते हैं, Li2+ कर दिया, अपन निकाल लेंगे अभी। यस सर। ठीक है, तो बता दो वेलोसिटी एंड रेडियस Li2+ का बताओ कितना आ रहा है? सर वेलोसिटी 6.54 इंटू 10 की पावर 6 एंगस्ट्रॉम आएगा। वेलोसिटी एंगस्ट्रॉम में कहाँ आएगा? वेलोसिटी कैसे आएगा? 0.529 n स्क्वायर, n3 का 9 हो गया सॉरी सर। बाई 9 by 3। 3. 0.29 into 1.587 एंगस्ट्रॉम आ गया है ना। और वेलोसिटी
2.18 समझा? Yes, sir. अच्छा ठीक है, चलो हम लोगों ने वेलोसिटी और रेडियस निकाल लिया। अब देखो बढ़ जाए आगे। Yes, sir. अब देखो बोर मॉडल में एक और कन्वेंशन है बोर मॉडल में कि जो टोटल एनर्जी होती है वो हम लोग माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी लेते हैं। ये कन्वेंशन है बोर मॉडल का। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख सकते हो बताओ? -1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, है ना? काइनेटिक एनर्जी तो यही होती है। तो जब ये Yes. वैल्यू पुट करते हैं ना हम लोग, तो देखो हमें टोटल एनर्जी आ जाती है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और एक चीज और नोट डाउन करो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल होता है। नोट डाउन कर लो ये भी सब अच्छे से। चलें बढ़े आगे। लिख लिया ये? सर टी का फुल फॉर्म टोटल एनर्जी, टी का मतलब क्या ओके है ना? ओके जो टोटल एनर्जी होती है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बराबर लेते हैं माइनस। और ये कन्वेंशन है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। सबने नोट डाउन कर लिया? यस सर। अच्छा अब देखो ये जो टोटल एनर्जी लिख ली हमने। अब देखो जो टोटल एनर्जी है उसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल एनर्जी को अपन ये लिख सकते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सही है? यस सर। Yes, sir. ऐसा लिख सकते हैं? Yes, sir. सही है ना? ये देखो
समझा? पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला आ गया ना तुम्हारे पास? समझा कैसे आया? Yes, sir. अरे इतना सन्नाटा क्यों है? नहीं समझ में आ रहा है क्या? सोनाक्षी, Yes, sir. समझा? Yes, sir. आगे समझ. प्रोसीड. Yes, sir. यूज. Yes, sir. आगे बढ़े. यहाँ तक सबको समझ में आ गया? हाँ सर, समझे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अच्छा समझा तो जरा लिखो. कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ and fifth cell for hydrogen atom. Calculate total energy. Calculate total energy of first, second, third, fourth, fifth cell of hydrogen atom. तो फर्स्ट सेल का होगा -13.6 EV, हाँ सेकेंड का -3.4 EV, हाँ थर्ड का -1.52 EV, हाँ फोर्थ का -0.85 EV हाँ. और फिफ्थ का -0.53 EV. ठीक है. बोलो. ये आया सबका? Yes. Sir.
सर हर जगह से z की वैल्यू तो बनी रहेगी ना? हाँ यस सर। अब ये जो निकाला ये सबका आ गया, आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। yes sir. अब Yes, देखो, sir. अब अगर इलेक्ट्रॉन तुम्हारा तुमने हाइड्रोजन एटम के लिए निकाला है, अब देखो जब नीचे से तुम ऊपर जा रहे हो ना, एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ये समझ में आ रहा है? नीचे से ऊपर जा रहे हो, टोटल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, समझ में आ रहा है? अबे ये कौन सी वैल्यू Yes, बढ़ेगी, sir. ये वाली की ये वाली? ऊपर वाला No, sir. Number ऊपर 5 वाली and 5. एनर्जी बढ़ रही है ना? yes sir. Yes. ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और तुमको 2 पे पहुंचाना है, तो उसको एनर्जी देना पड़ेगा कि उससे एनर्जी लेना पड़ेगा? सर रिपीट कर। एन Sir, वन energy देना पड़ेगा. आपका, हाँ आपका इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 पे है, आप उसको n इक्वल टू 2 पे जंप करवाना चाहते हो, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी या आपको उससे एनर्जी लेनी पड़ेगी? सर देनी पड़ेगी। एनर्जी देनी पड़ेगी, अनन्या समझाओ। यस सर। अच्छा, पता है जो n इक्वल टू 1 है ना, उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हो। जो n इक्वल टू 2 है उसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n इक्वल टू 3 को क्या बोलोगे? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। समझा ना? n इक्वल टू 3 क्या? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सही है ना? n इक्वल टू 4 क्या है? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। n इक्वल टू 5 क्या है? फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। सही है? Yes, sir. तो देखो, इलेक्ट्रॉन को जब तुम एनर्जी देते हो ना, तो वो एक्साइट होता है, एक्साइट होके हायर स्टेट में जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी तुम किस फॉर्म में दोगे? जैसे तुम खुद एनर्जी किस फॉर्म में लेते हो? फूड के फॉर्म में लेते हो। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी तुम किस फॉर्म में देते हो? इलेक्ट्रॉन को अगर हायर एनर्जी पे भेजना है और मैं बोल रहा हूँ कि उसको एनर्जी दो, तो तुम उसको एनर्जी कैसे दोगे? बोलो। इलेक्ट्रॉन का फूड क्या होता है? सोनाक्षी बोलो। सर वोल्टेज के फॉर्म में। वोल्टेज के फॉर्म में? वोल्टेज क्या होता है बाय द वे? सर करंट के फॉर्म में देंगे ना इलेक्ट्रिकल सर। करंट। एटम में करंट कहां से जोड़ोगे जाके, तुम सोचो। ATP सर। अच्छा, तुम लोगों ने वो मूवी देखी थी कोई मिल गया, ऋतिक वाली, जादू वाली? यस सर, यस सर। Yes. तो उसमें जो जादू था, उसको एनर्जी कैसे मिलती थी? सन से मिलती थी सर, सनलाइट से। सनलाइट से मिलती थी ना, धूप से। यस सनलाइट में बेसिकली क्या होता है पता है किसी को? सर फोटॉन। फोटॉन। यस सर। ग्रेट। फोटॉन एक ऐसी चीज है ना, जो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं।
और जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है ना, उसको एनर्जी ये फोटोन ही दे सकता है। समझ रहे हो? तो जो फोटोन की एनर्जी होती है, किसी को पता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं? किसी को कभी किसी ने बताया? 9th में किसी को बताया? किसी बताया? एनर्जी ऑफ फोटोन बताओ। hc by lambda, hc by lambda। h को तो पहचानते हो, h अपना दोस्त है अभी, प्लैंक कांस्टेंट है ना? क्या क्या? h पता है ना क्या होता है? Yes, sir. Planck constant. प्लैंक। और c क्या होता है? The speed of light. स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸। और लैम्डा क्या होता है? Wavelength. Wavelength. वेवलेंथ ऑफ फोटोन, है ना? तो ये एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को अपन दे सकते हैं एक्साइट करने के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को 1 से 2 पे भेजना है तो कितनी एनर्जी फोटोन की देनी पड़ेगी इसको? बोलो। Sir, 10.2. 10.2 सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. उसने क्या किया? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी किया, तो 10.2 देनी पड़ेगी। समझा सबको? Yes, sir. अरे बोलो। अच्छा, 1 से 2 भेजने के लिए तुम्हें 10.2 एनर्जी देनी पड़ रही है। तुमने अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी तो पता है क्या होगा? अगर मान लो हमने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी तो हमारा इलेक्ट्रॉन कहां पे रहेगा? The ground state. ग्राउंड स्टेट। मतलब पता है, जितनी एनर्जी चाहिए उतनी दोगे तभी जंप करेगा, उससे थोड़ी भी कम दोगे तो वो जहां पहले था वहीं पे रहेगा। सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. मतलब जितनी एनर्जी उसको चाहिए, 10.2 चाहिए, अगर आप उसको 10.2 दोगे ना तभी वो 1 से 2 पे पहुंचेगा। अगर आप उसको 10.2 नहीं दे रहे हो ना, 10.2 से थोड़ी सी कम दे रहे हो, 10.1, तो 1 पे ही पड़ा रहेगा वो। समझा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो ये समझ में आ रहा है ना कि एक पर्टिकुलर फोटोन ही होता होगा जो इसको एक्साइट कर पाता होगा 1 से 2 पे। Yes, है ना? sir. अच्छा, देखो मैं तुम्हें बताता हूं कि वो फोटोन कौन सा होगा जो इसको 1 से 2 पे भेज देगा। देखो मैं निकाल के दिखाता हूं तुम्हें। तुम लोगों ने ये सब नोट कर लिया, अपन आगे बढ़ सकते हैं क्या? ये लिख लिया ना, ये पूरा बना लिया तुम लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मैं आगे बढ़ रहा हूं फिर। देखो मैं वो फोटोन निकालता हूं ना जो देखो ये एनर्जी है 10.2। तो तुमने जैसे कैलकुलेट किया ना, तो हमें पता है ना कि ये जो hc/लैम्डा है ये 10.2 के बराबर होना चाहिए। ये बात सबको समझ में आ रही है? ये जो मैंने किया ये समझा? Yes, sir. ये जो एनर्जी देगा वो फोटोन ही नहीं देगा ना।
बोलो ना। Yes, sir. ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन आसान करने के लिए ना हम लोग h इंटू सी की जगह हमेशा क्या लिख लिया करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे हम डाल लिया करेंगे। ये कैलकुलेशन के लिए हमेशा याद रखना कि 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम अपन एच सी की जगह डाल देंगे। एच और सी की वैल्यू अलग अलग मत डालना, उसमें तुम्हें कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगेगा। तो ये सीधा अपन कांस्टेंट डाल देंगे तो फटाफट हो जाएगा। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो लैम्डा कितना आ गया बताओ, समझा। ये जो Yes, किया sir. सर इसको हाँ आगे बोलो। सॉल्व करने की जरूरत है। हाँ और क्या करना पड़ेगा ना अपने को सॉल्व। ओके सर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा कितना आ जाएगा, 1215.68 एंगस्ट्रॉम। मतलब इतना वेवलेंथ तुम दोगे, इतने वेवलेंथ का फोटोन दोगे तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन 1 से 2 पे जाएगा, समझा। Yes, sir. अच्छा 1 से 3 पे भेजना है तो 1 से अगर 3 पे भेजना है तो कितना एनर्जी चाहिए होगा बताओ। So plus 1.89 देना पड़ेगा. तुम टोटल बताओ ना, 1 से 3 भेजने पे टोटल कितना चाहिए। 12.09. 12.09 समझा सबको। अरे ये समझा। Yes, sir. तो ठीक है 1 से 3 भेजने का लैम्डा भी निकाल के बताओ, 1 से 3 भेजने का लैम्डा कितना होगा। One zero two 5.64. कितना 10, 25.64. एकदम सही, मस्त बताया। 1 से 3 भेजना है तो लैम्डा आएगा 1025.64। ये आया सबका। Yes, sir. अभी आया. 1 2 3 के लिए बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को। आ रहा है sir. अच्छा सोनाक्षी यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस सर। पक्का। यस सर क्लियर है। अच्छा अब एक बात बताओ, वन से इनफाइनाइट भेजने पे कितना एनर्जी चाहिए होगा। एक बात बताओ, इनफाइनाइट पे एनर्जी कितनी होती होगी। इनफाइनाइट मतलब ब्लैक होल, ब्लैक होल पे एनर्जी मतलब इनफाइनाइट, एन इक्वल टू इनफाइनाइट पे एनर्जी कितनी होगी ये आपको बताना है।
एन इनफाइनाइट पे एनर्जी बताओ। 0. 0। सबको दिख रहा है? Sir, yes, sir. 0 जिसने बताया एक्सप्लेन करो कैसे, बोलो। गैस किया था सर. अच्छा गेस किया था, कोई सोच के बताओ। एन इनफाइनाइट पे एनर्जी क्या होगी? देखो ना, तुम अपना फॉर्मूला लगाओ ऐसे, इक्वल टू -13.6 इंटू 1 बाई इनफाइनाइट। किसी नंबर को अगर इनफाइनाइट से डिवाइड करते हो तो क्या आता है? मान लो कोई नंबर 2 है और इसको तुमने एक बहुत बड़े नंबर से डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा बताओ? So approximately 0. अप्रोक्सीमेटली 0, बहुत छोटा नंबर, मतलब 0। तो जो इनफाइनाइट पे एनर्जी है ना, ब्लैक जैसे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में होता है उसमें मैक्सिमम एनर्जी क्या मानी जाती है? 0। समझा? इनफाइनाइट पे हमारी एनर्जी क्या है? 0। 0. समझा? Yes, sir. एनर्जी Yes, बढ़ती sir. चली जा रही है, एनर्जी बढ़ती जा रही है, और जो हमारी इनफाइनाइट पे एनर्जी है वो एनर्जी हमारी क्या है? 0 है। ठीक है ना? अब Yes, sir. इसको अगर मुझे इनफाइनाइट पे भेजना है तो मुझे इसको कितनी एनर्जी देनी होगी? n1 वाले को अगर तुमको इनफाइनाइट पे भेजना है तो उसको कितनी एनर्जी देनी होगी? बोलो ना। n1 को अगर तुम्हें ब्लैक होल में भेजना है तो उसको कितनी एनर्जी दोगे? तुम में किसी ने डॉक्टर स्ट्रेंज देखी है? डोर मामू याद है? Yes, sir. प्लेनेट खाता था ना वो, है ना? तो वो कहां पे रहता था? ब्लैक होल में ना। इसको तुम्हें 0 पे पहुंचाना है तो उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी सोनाक्षी? So infinite energy. इनफाइनाइट एनर्जी नहीं, -13.6 को अगर तुमको 0 पे पहुंचाना है तो तुम कितनी एनर्जी दोगे उसको? +13.6 Sir, ना। Plus 13.6. Yes, sir. समझा? Yes, मतलब sir. अगर -3.4 को तुमको इनफाइनाइट पे पहुंचाना है तो तुम उसको कितनी एनर्जी दोगे? Positive +3.4 3.4. ना। समझा? Yes, sir. तो ये जो एनर्जी होती है ना, जो इनफाइनाइट पे पहुंचा देती है इलेक्ट्रॉन को, इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइज कर देती है तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को, इनफाइनाइट पे पहुंचा देती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी +13.6 Z²/n² होगी ना। समझा? ये कैसे लिखा? समझा? इस अमाउंट की हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस ही तो होती है ना। जैसे देखो -1.51 है तो कितनी चाहिए इनफाइनाइट पे पहुंचाने Yes, के लिए? sir. +1. ये है तो +3.4, ये है तो +13.6। समझ रहे हो ना?
Yes, sir. Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? किसी इलेक्ट्रॉन को अगर तुमको इनफाइनाइट पे पहुंचाना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? प्लस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. चलो यहीं से फिर कंटिन्यू करेंगे। Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक पढ़ के आना अच्छे से, फिर यहीं से अपन कंटिन्यू करेंगे। Okay, किसी thank को you, कुछ sir. समझ में नहीं आया तो पूछ लो, मन में मत रखो कुछ भी। नहीं पूछना है किसी को? No, sir. ठीक है, चलो Thank बाय। you, sir. Thank you, sir. हाँ चलो बाय, मिलते हैं फिर, है ना? Okay, sir.